हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसे नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्नाटक के युद्ध के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लासेस से। और जितने भी इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने आते हैं, वे शासक ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों या यूँ कहें कि मुगल काल के पतन और का दौर शुरू हो जाता है। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो जो क्षेत्र जीत लिए गए थे, उनमें से ज़्यादातर क्षेत्र अब अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल का क्षेत्र था और यह क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। उस समय बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान भारत के बंगाल क्षेत्र जितना नहीं था। उस समय बंगाल का जो क्षेत्र था, सिर्फ वर्तमान भारत के बंगाल के क्षेत्र जितना नहीं था, बल्कि उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर बात किया जाए तो ये सारा क्षेत्र मिलकर बंगाल कहा जाता था। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल कहा जाता था। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों का और कपास का उत्पादन भी किया जा सकता था। तो बंगाल के क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग होते थे। कौन कौन से उद्योग थे? जैसे वस्त्रों की बात करें, वस्त्रों और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं कि 1717 ईस्वी में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखशियर, कौन था? फर्रुखशियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक कर के शुल्क के बदले में मुक्त कर करने के लिए अनुमति दे दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, कौन? 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार या फिर कह सकते हैं नवाब बना। तो बंगाल का सूबेदार या बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां कौन बना था? मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार या फिर बंगाल का नवाब बना था। इसी समय से व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि वो मुगलों को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। क्या भेजता रहता था? नजराना भेजता रहता था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया है कि अत्यंत न्यायप्रिय नवाब कौन था? तो न्यायप्रिय नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। चलिए आगे देखते हैं। जो 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया था। तो अलीवर्दी खां को तो बिहार का उप सूबेदार कौन नियुक्त किया गया था? तो बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दी खां थे बिहार का उप सूबेदार 1732 ईस्वी में। कब? 1732 ईस्वी में बिहार का उप सूबेदार कौन बना था? अलीवर्दी खां बने थे। चलिए आगे देखते हैं कि 1739 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था सरफराज खां नवाब बना था। कौन? सरफराज खां नवाब बना 1739 ईस्वी में। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। अब इसके समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी समय में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां क्या हो गए? बंगाल का नवाब बन गए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अब हम बात करेंगे अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था वो 1740 से 1756 ईस्वी तक था। कब तक था? 1740 से 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां का शासनकाल था। ये है अलीवर्दी खां। उस समय एक सेना नायक था जिनका नाम था अलीवर्दी खां। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है और 1740 ईस्वी में बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। तो सरफराज खां की हत्या कौन कर देता है? तो सरफराज खान की हत्या अलीवर्दी खां कर देता है। कब?
सत्ता पाने के लिए और 1740 ईस्वी में बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। अलवर्दी खान ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था। कितने का? 2 करोड़ का नजराना भेजा था अलवर्दी खान ने मुगलों को, ताकि मुगल उससे कुछ ना कहें, और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से यह नजराना स्वीकार कर लिया गया और फिर अलवर्दी खां बंगाल की शासन व्यवस्था संभालने लग गया। इन्होंने उन्हें पहले, जिसे कहते हैं ना, घूस दे दिए कि जिससे कि ये जो मन वो करें, मुगल लोग इनको कुछ बोले नहीं, तो मुगल लोग भी अपना इनका जो गिफ्ट था या फिर जो नजराना था उसको स्वीकार कर लिए, वो कुछ नहीं बोले, और अलवर्दी खां जो थे वो बंगाल की शासन व्यवस्था को संभालने में लग गया। चलिए आगे देखते हैं। अलवर्दी खां बंगाल की सत्ता पर 1740 से लेकर 1756 तक रहता था और अपने इस काल में वह बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो वे भी अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़कर कर रहे थे। इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे। इसने यूरोपियों की उपमा जो थी, इसने क्या किया, यूरोपियों की उपमा जो है मधुमक्खियों से की है। इन्होंने कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे। आगे देखते हैं कि अलवर्दी खां के कोई पुत्र ना होने के कारण, अलवर्दी खां के कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अपने नाती को, बेटी का बेटा नाती हुआ ना, हाँ पोता जिसे बोलते हैं। अलवर्दी खां के कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। अलवर्दी खां का जो पोता था सिराजुद्दौला, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। कब होती है? 1756 से 1757 तक इन्होंने शासन किया था, सिर्फ एक साल। तो सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगी। भाई ऐसे ही जलन की भावना क्यों नहीं पैदा होगी? कहेंगे कि सबसे छोटी बेटी का पुत्र का इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया, तो आपस में जलन तो होगी ही। चलिए आगे देखते हैं कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखे थे और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। आगे देखते हैं। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गए और 15 जून 1756 को नवाब कलकत्ता स्थित पोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। 5 दिन के युद्ध के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण ली। कहाँ पर? फुल्टा नामक टापू में शरण ली, टापू में। चलिए आगे देखते हैं। ये है फोर्ट विलियम, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी के सब बाद कालकोठरी की घटना हो गई। इसी के समय कालकोठरी की घटना हो गई। तो 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की घटना हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। इस घटना का जो उल्लेख है एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। इस घटना का उल्लेख किसने किया है? एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या है? हॉलवेल है। इन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है। हॉलवेल ने कहा है कि 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। रॉबर्ट क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्या था? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। कब? सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसकी सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। अब इस षड्यंत्र में नवाब के कौन कौन नवाब थे? देखिए, मुख्य सेनापति कौन थे? मीर जाफर थे। मुख्य सेनापति मीर जाफर थे। दीवान राय दुर्लभ थे और सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ थे। बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित थे।
तो बंगाल का एक व्यापारी कौन था? जगत सेठ भी सम्मिलित थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है प्लासी। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? एक छोटी सी अंग्रेज सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मिर्जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी को कितना? 24 परगने जिले की दीवानी भी प्राप्त हुई। ये प्लासी की युद्ध की कहानी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिर्जाफर के बारे में। मिर्जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन किया था। मिर्जाफर अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मिर्जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मिर्जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसलिए मिर्जाफर अंग्रेजों का एकमात्र कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का शासक था। ये जो मिर्जाफर थे, ये इस जो अंग्रेज शासक था इसके नाम का सिर्फ कठपुतली था। इसी के कहने पर सारा कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, जो अंग्रेज कहते थे वही काम मिर्जाफर को करना पड़ता था, क्योंकि उनकी कठपुतली बनकर रह गया था ये नवाब। चलिए आगे देखते हैं कि 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बेनस्टार्ड बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। कौन है? बेनस्टार्ड बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आ गया था। क्लाइव तो इंग्लैंड वापस चले गए। चलिए आगे देखते हैं। बेनस्टार्ड ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मिर्जाफर की दामाद मीर कासिम से समझौता किया। देखिए अंग्रेजों की राजनीति देखिए, आपस में लड़ाई। पहले ये ऐसे कहते ना कि आप इनको मार डालिए, मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बना दूंगा। फिर क्या करते थे? उनको ये लालच दे देते थे, फिर वो जाकर उनको मार डालते थे। मारने के बाद में फिर उनसे उन्हीं के पुत्र से उनको मरवा देते थे। तो ये अंग्रेजों की नीति जो थी वो बहुत अजीब थी, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए और इन लोगों को अंततः पराजित ही होना पड़ा था हर जगह पर। तो चलिए आगे देखते हैं कि बेनस्टार्ड ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मिर्जाफर का जो दामाद था मीर कासिम से समझौता कर लिया। अब देखो मिर्जाफर को भी मरवा देगा इन्हीं की दामाद से। देखिए आगे देखते हैं। अभी इस कहानी में ट्विस्ट देखिए आप लोग। इसने मिर्जाफर की दामाद मीर कासिम से समझौता किया था, तो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद बेनस्टेट ने मिर्जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम का नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मिर्जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। चलिए आगे देखते हैं। 1760 में मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था, परंतु बाद में जैसा अंग्रेजों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों से जैसा वादा किया था उसने उसके विपरीत ही अपने कार्यों को किया। अंग्रेजों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मिर्जाफर की तरह ही उनकी कठपुतली की तरह कार्य करें, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होकर अपने स्वतंत्र कार्य करे। और वो जो कार्य थे कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए इनके जो मिर्जाफर के कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। चलिए मीर कासिम के देखते कौन कौन सा कार्य है। भाई मिर्जाफर तो कठपुतली बनकर ही रह गए थे, लेकिन उनका जो दामाद था मीर कासिम वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही कार्य कर रहा था। वो उनकी अंग्रेजों के कठपुतली बनकर नहीं रहा, उसने कुछ उनके विपरीत ही कार्य किया। अब देखते हैं उनके बारे में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। मीर कासिम के कार्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो मीर कासिम का जो कार्यकाल था वो 1760 से 1763 ईस्वी तक था। तो मीर कासिम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मीर कासिम ने कौन कौन से वो कार्य किए हैं। देखिए पहला कार्य था कि मीर कासिम ने उस समय की बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसको मुंगेर में स्थानांतरित करके अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था। आगे देखते हैं कि इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इससे अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड शम्रू को नियुक्त किया। वाल्टर रिनहार्ड थे जिन्हें शम्रू कहा जाता था, इनको नियुक्त किया। तो मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफ़ी सुधार किए गए थे।
चलिए आगे देखते हैं। उस समय बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को लेकर भेदभाव भी होता था, लेकिन यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत सी छूट मिली और भारतीय व्यापारियों को यह छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों में काफ़ी छूट दी, जिस कारण अंग्रेज उससे काफ़ी नाखुश थे। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचते ही मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा है और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य कर रहा है, इसलिए अंग्रेजी कंपनी उसे नवाब के पद से हटाने पर विचार करती है। आगे देखते हैं। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब बन घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध छोड़ दिया। अब उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। कहाँ है बक्सर? बिहार में है बक्सर। यहाँ पर बक्सर है, जो कि बिहार में बक्सर है, तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय पर बंगाल के नवाब कौन थे? जिस समय पर बक्सर का युद्ध था उस समय पर बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब, बक्सर का जो युद्ध था वो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। देखिए प्लासी का युद्ध मैंने डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध था वो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था उसे हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में। किसके बारे में? इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इलाहाबाद की जो संधि थी, दूसरी संधि, वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई। इस युद्ध की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी, इसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? देखते हैं कौन कौन सी थी। देखिए दोस्तों, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा और अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। चलिए आगे देखते हैं। 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। तो इस प्रकार बंगाल में क्या हुआ था? द्वैध शासन लागू हो गया था। मीर जाफर, अब हम डिस्कस करेंगे कि किनका किनका शासनकाल, एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं कि किनका किनका शासनकाल किस सन से किस सन तक था। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर 1757 से 1760 तक इन्होंने शासन किया था। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक और मीर जाफर 1757 से 1760। उसके बारे में मीर कासिम आया 1760 से 1763 में। फिर आया मीर जाफर, इन्होंने 1763 से 1765 ईस्वी तक। फिर निजामुद्दौला आया 1765 से 1766 तक, निजामुद्दौला का शासनकाल था। फिर सैफुद्दौला थे 1766 से 1770 ईस्वी तक। फिर मुबारकदौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी
वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई थी। किसके साथ थे हुई थी? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई थी। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार है। हमने इलाहाबाद की द्वितीय संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी उसको मैंने डिस्कस किया। अब हम इलाहाबाद की प्रथम संधि के जो प्रमुख शर्तें थी वो क्या क्या है आइए देखते हैं। इसकी पहली शर्त है कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में भी देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगी। ये है इलाहाबाद की प्रथम संधि के मुख्य शर्तें। चलिए आगे देखते हैं। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित किया। किसका? कंपनी का शासन स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो भी पीवाई के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक नज़र में फटाफट। ओके दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको थ्योरी क्लासेस कैसी लगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, एक एक बच्चे का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1754 को, ऑप्शन बी है 1755, ऑप्शन सी है 1765, ऑप्शन सी है 1757 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी, जिसे नवाबों की राजधानी कहा जाता था, रहा है? बंगाल की राजधानी सबसे लंबे समय तक कौन सी थी? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है विल्लुपुरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शिदाबाद। सबसे लंबे समय तक ये बंगाल की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई थी 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई जब 1757 ईस्वी में हुई थी उस समय पर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लासी का युद्ध, ये तो सेम क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1763 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन सी है 1765 में, ऑप्शन डी है 1766 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन थे? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन दो है शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर मदान, ऑप्शन डी है मीर जाफर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हो गई थी। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है 1857 का युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी पे हुई थी, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। तो किन के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में, ऑप्शन बी है शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में, ऑप्शन सी है मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी वो किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव, ऑप्शन बी है शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, ऑप्शन सी है मीर कासिम एवं क्लाइव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय एवं कलाई के बीच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, तो ये शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। वहीं पर बात करते हैं अगर इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, तो किसके बीच में हुई थी, तो वो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दूसरी संधि थी वो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में थी, और प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। सोशल मीडिया जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए, जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कीजिए और स्टेटस भी लगाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक एक बच्चा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।